जय हिंद दोस्तों। रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेशियो प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं और आज क्लास तीसरा है। क्लास तीसरा में हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड क्लास में मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये चार टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे टाइप 3 में। क्लास तीसरा है। देखिए हम आपको टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं और आज के क्लास में ये चारों का चारों टॉपिक से पूछे गए सवालों को हम लोग करने वाले हैं, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन। तो आप लोग ना पता नहीं क्यों क्लास को शेयर नहीं करते हो। शेयर करो, वीडियोस को लाइक दो, वीडियो को देखो पूरा का पूरा। हम एग्जैक्ट वही चीज आपको पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा आएगा। क्या मीन प्रोपोर्शन से सवाल नहीं आता है? थर्ड प्रोपोर्शन से सवाल नहीं आता है? हम इन चारों टॉपिक को अलग अलग बांट दिए हैं और सबसे अलग अलग सवाल लेके आए हैं, बिल्कुल ताजे ताजे सवाल। जरा देखना आप। सबसे पहले आपको मीन प्रोपोर्शन का कंसेप्ट बताएंगे, कंसेप्ट के साथ एक एग्जाम्पल है। उसके बाद एग्जाम में आए हुए सवाल देखो। आरआरबी, एनटीपीसी, यूजी, सीबीटी 1 अभी हाल ही में हुआ है, 18/6/2026 को हुआ है। ठीक है, तो सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप देखते जाओ। और कितने सवाल आते हैं भाई साहब, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं जहां पे आप फंस सकते हैं और लोग फंसेंगे। ठीक है, जैसे कि ऐसे सवालों में फंसना तय है, लैंग्वेज वाले सवालों में पक्का फंसोगे। इसमें तो कैसे बनाओगे, एक एक चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। जरा इसको देख लो, कितना अच्छा सवाल पूछ लिया है आपसे। आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट समझेंगे, एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे पूरा का पूरा, क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद आ जाएंगे सवालों पे। देखो इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, जरा देखो तो सभी ताजे ताजे सवाल है, बिल्कुल नए नए सवाल है। और इसी तरीके के सवाल जो है आपके एग्जाम में आएंगे और आते हैं। फिर आता है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। इसमें भी इसके कंसेप्ट को समझेंगे। होता क्या है, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, अगर फॉर्मूला भूल गए तो फॉर्मूला बनाओगे कैसे, बहुत ही आसान है, समझाएंगे एक एक करके। उसके बाद इस पे आए हुए सवालों को समझेंगे। जरा देखो कितने अच्छे अच्छे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप इन सवालों को नहीं समझ पाओगे तो भाई साहब एग्जाम में आपका छूट जाएगा। जरा ध्यान से देखो। उसके बाद आता है आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सतत अनुपात। यहाँ से भी सवाल आपसे पूछा जाता है, इसका कंसेप्ट को समझेंगे। उसके बाद इस पे बेस्ट सवालों को हम लोग करेंगे। तो आगे और भी सवाल है। आप देख पा रहे हैं कि हम आपको किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। जैसा कि आपका डिमांड था कि सर एक बार YouTube पे फाउंडेशन पढ़ा दीजिए, तो लो जी हम फाउंडेशन लेके आ गए हैं। लेकिन जिनका टारगेट अभी, जिनका एग्जाम अभी सामने है, जिनका टारगेट ALP है, जिनका टारगेट JEE है, जिनका टारगेट टेक्नीशियन है, जो कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास आपका कंडक्ट हो जाएगा, तो भाई साहब आप हमारे प्रथम बैच में आ सकते हैं। 15-16 चैप्टर इसमें हो गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट टाइप बचा हुआ है, वो आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम जाएंगे, इसके बाद इस पे हम करवाने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद आपका हम लोग जाएंगे एडवांस में। और एडवांस पोर्शन में ना 3D फिगर में 2 टॉपिक बचा हुआ, एक कटिंग ऑफ फिगर जिससे अभी एक एक सवाल डाल रहा है, और दूसरा प्रिज्म और पिरामिड। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एडवांस में ही जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा, एकदम जबरदस्त वाला लेक्चर है। सारा का सारा चैप्टर्स में टाइप वाइज बांट के सवालों के साथ एकदम एग्जाम अप्रोच, कैसे एग्जाम में बनाना है, दोनों ही तरीका, बेसिक तरीका एग्जाम में कैसे बनाना है, हमने एक एक चीजों को समझाया है और आगे भी हम समझा रहे हैं, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये बैच अगले 20 से 25 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब कुछ ही चैप्टर बचा हुआ है। एडवांस लगभग खत्म है, अर्थमेटिक में ही जो आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो 20 दिन काफी रहेगा। 20 दिन में आपका पूरा का पूरा ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मजे लो ना, बिल्कुल स्पीड बढ़ा के देखो। अभी भी आप 15 चैप्टर आपका हो गया है, आप आराम से देखो। जब तक आप 15 चैप्टर खत्म नहीं करोगे आपका बैच खत्म हो जाएगा। अरे भाई साहब 15 चैप्टर खत्म करने में आपको टाइम तो लगेगा,
एक एक चीज को समझोगे, लिखोगे, तो आप इस बैच में आ सकते हो। मेरा पर्सनल गाइडेंस एकदम अवेलेबल है, आप उस नंबर पे कॉल लगाइएगा। अगर हम क्लास में हैं तो हम कॉल नहीं ले सकते हैं, आपको मालूम है। अगर अभी हमें कोई कॉल करेगा तो हम कॉल कैसे लेंगे, नहीं लेंगे। क्लास के बाद हम आपको कॉल बैक करते हैं। आपको किसी भी तरीका का समस्या हो आप हमें बताएं, हम समाधान करने का यथाशक्ति प्रयास करेंगे कि आपका समस्या किस टाइप का है, कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक एक चीजों पे हम आपको गाइड करने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। लेक्चर को शेयर मारिए, आप लोग 10 व्यू, 20 व्यू, 50 व्यू, इससे क्या हो जाएगा, किसका भला होगा, ना आपका होगा ना मेरा होगा। हम पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम इस तरीका से समझाएं, पढ़ाएं, ताकि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ये बैच क्या है, ऐसा बात थोड़ी ना है कि ये सिर्फ CBT 1 के लिए है, नहीं, CBT 1 हो या CBT 2 हो, सब के लिए है ये बैच। इस तरीका से CBT 2 में कुछ अलग सवाल थोड़ी ना आता है, इसी टाइप का सवाल आता है। जैसा सवाल CBT 1 में आता है वैसा ही सवाल CBT 2 में भी आता है। तो आप इसको समझिए, और किसी भी तरीका का समस्या हो, फिर से हम कह रहे हैं, नंबर दिया गया है 8210974068 पे कॉल करिए और वीडियोस को शेयर करिए। आपके फोन में जितना भी ग्रुप्स है, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, लाइब्रेरी में, उनको भेजिए। जो भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जिनका टारगेट अगले 4 महीने बाद कोई जो एग्जाम होने वाला है वो है, या 4 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर ये आपका रेलवे मैथ 360 डिग्री तो कंप्लीट ही हो जाएगा पूरा का पूरा। तो वो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं या चाहे तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही तरीका अवेलेबल है। अभी हम 1-2 दिन के बाद हम एक प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करने वाले हैं। 20 टॉप क्वेश्चन उसमें होगा जो कि हर एक एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है। तो बहुत ही यूजफुल चीज होगा। आप मेरे चैनल में जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मिलेगा, कंटेंट के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से चीजों को समझिए और लेक्चर को शेयर कीजिए। इसका PDF हम टेलीग्राम पे देते हैं, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस बैच में इनरोल होने के लिए एग्जाम 5 बाय लक्ष्मण सर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा आप, ठीक है। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। और अगर आपने पिछला 2 क्लास नहीं देखा है तो उनको भी देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर चैनल पे रेलवे मैथ 360 डिग्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप यहाँ पे जाइए देखिए, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके कंसेप्ट। तो मध्यानुपाती मीन प्रपोर्शन होता क्या है, देखो हम क्या लिखे हैं कि ताकि आप चीजों को समझ पाए। लिखा है कि मध्यानुपाती, प्रश्न में केवल 2 संख्याएं दी जाती है, सिर्फ A और B, A और B दिया होगा, हम बीच वाले मीन को X मान लेते हैं। देखो मध्य अनुपाती होता है जब 2 समान अनुपात होता है, जब दोनों का दोनों अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, और आपसे बीच वाला संख्या पूछा जाता है, आपसे बीच वाला संख्या पूछा जाता है। मान लो कि आपके पास 2 नंबर दिया है A और B, कहता है कि A और B का मध्य अनुपाती निकालो। तो एक तो सीधा सीधा फॉर्मूला है आपके पास, अगर फॉर्मूला भूल गए तब उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, फॉर्मूला कैसे बनाओगे। तो भाई साहब कोई भी 2 नंबर है आपके पास A और B, तो जो मध्य अनुपाती होगा वो A और B के बीच वाला टर्म होगा, A और B के बीच वाला टर्म होगा। आप यहाँ से देखिए, जो अनुपात A और X का है वही अनुपात X और B का है। यहाँ पे X क्या है, यही मेरा मीन प्रपोर्शन है, यही मध्य अनुपात है, यही बीच वाला संख्या है। तो कोई भी नंबर दे, A और B आपके सामने 2 नंबर दिया गया है, इनका मध्य अनुपात, मतलब हम उसको, जो मध्य अनुपात है हम उसको X मान लेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, A/X बराबर X/B। ये क्या है, दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है। यहाँ से क्या हो जाएगा, x² बराबर A गुना B, x बराबर √AB, √AB। तो जब भी आपसे मध्य अनुपाती पूछा जाता है तो एक तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिए, √AB। अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो भाई साहब क्या होगा, तो आपको ना
अनुपात को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, अनुपात को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। जो दो संख्या देगा वो पहला और आखिरी होगा, वो पहला और आखिरी होगा। और ये जो बीच वाला दो अनुपात है इसी का वैल्यू आपसे पूछेगा, मतलब इसको x और इसको x मान लेना है आपको, ठीक है, या जो भी आप मान सकते हो। जैसे कि 16 और 9 और 16 का मध्य अनुपाती हमसे पूछा है। अगर हम ये चीज भूल गए कि रूट अंडर ए बी होगा, रूट अंडर 9 गुना 16 होगा, अगर हम ये चीज भूल गए तब हम इसको क्या इस सवाल को छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम इसको लिखेंगे 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 16। इसी तरीका से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अगर ये चीज आपको पता है तो भाई साहब सवाल छूटने का कोई सवाल ही नहीं है। 100% आप सवाल बना के आओगे। अगर हम आपको सिर्फ ये चीज बता दें कि जब भी मध्य अनुपाती पूछेगा, दो संख्या देगा a और b, तो रूट अंडर ए बी आप कर देना, एग्जाम में सडनली ये दिमाग से निकल गया तब तो सवाल छूट जाएगा। नहीं छूटने देंगे सवाल। हम इसको इसी तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे। हमें x का ही वैल्यू निकालना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 9/x बराबर x/16। तो x गुना x स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो उधर, अच्छा हम समझे पूरा अच्छे से ही लिख देते हैं। x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 गुना 16, और हमसे x बराबर क्या होगा रूट अंडर 9 गुना 16, और रूट अंडर 9 गुना 16 से क्या होगा 3 गुना 4 12, और 12 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 12 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम फॉर्मूला भूल गए, अगर हम फॉर्मूला भूल गए तो भाई साहब हम ऐसे रिप्रेजेंट करके फॉर्मूला बना सकते हैं। मतलब क्या फॉर्मूला, क्या आंसर ही हमारा आ जाएगा। तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है तो हम बस मध्य अनुपाती बराबर रूट अंडर 9 गुना 16 कर देंगे और ये आपका 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर हम ये चीज भूल गए तब कैसे होगा? तब सवाल क्या छोड़ दोगे? नहीं ना, सवाल छोड़ोगे तो फिर अगर ऐसा ऐसा सवाल छोड़ दोगे तो फिर कैसे सवाल को बनाओगे? मुश्किल वाला नहीं ना। तो भाई साहब इस चीज को समझना होगा। और जैसे ही अब देखो, अब इससे आगे का कंसेप्ट हम आपको समझाते हैं कि ये कहता क्या है। कि भाई साहब समानुपात का मतलब होता है भाई साहब कि इधर का अनुपात क्या है बराबर है। मतलब x का वैल्यू 12 जैसा ही यहाँ पे रखेंगे। x का वैल्यू क्या रखेंगे 12 रखेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे 12 रखेंगे। बोले जी हाँ। तो इसको हम क्या लिखेंगे 9/12 बराबर ये क्या हो जाएगा 12/16, 12/16। अब देखो, अगर हम इसको 3 से काट दे तो 3 तिया 9, 3 चौके 12। बोले जी हाँ। इसको 4 से काट दे, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3/4 बराबर 3/4 बराबर है ना। तो हमसे बीच वाला संख्या पूछता है, मध्य वाला संख्या पूछता है। याद रखिएगा, मध्य अनुपाती में मध्य वाला संख्या पूछता है। आप लोग को बेसिक वाला चीज में बताए थे कि ये दोनों बाहरी अनुपात है, ये दोनों बाहरी अनुपात है और ये दोनों अंदर वाला अनुपात है। ठीक है, तो हमसे बीच वाला संख्या पूछता है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए ताकि आप सवाल बना के आओ, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं होता है। अब जरा सवाल पे देखो, कहता है कि 0.15 और 0.000135 का मध्य अनुपात क्या होगा। तो भाई साहब अभी अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि दो संख्या दिया हुआ रहेगा a और b। मध्य अनुपात निकालने के लिए इनका वर्गमूल निकाल देना है। बोले जी हाँ। तो 0.15 को हम क्या लिख देंगे 15/100 बिल्कुल, और 0.00135 को हम क्या लिखेंगे 135 बट्टा में 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0। बोले जी हाँ। अब आप एक बात बताओ, 15 और 35 में कॉमन क्या है? 15 और 35 में कॉमन क्या है? 35 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 15 निम्मा 135 होता है, तो यहाँ से 15 और 9 तिया 45,
यहां से भाई साहब 45 बाहर आ गया। अरे 35 को क्या लिखेंगे, 15 गुना 9 ही तो लिखेंगे। तो 15 से 15 गुना 15 बाहर आया, और रूट 9 मतलब 3 बाहर आया, 15 तिया 45। नीचे जरा देखो ध्यान से कितना जीरो है, 2 4 6 8 जीरो है, तो 4 जीरो आधा बाहर आता है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बटा में 10,000। और इसको हम क्या लिखेंगे, 4 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 0.0045 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। संभल के आपको आंसर देना है, ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। समझ रहे बात को। अगर हम फॉर्मूला भूल जाते तो हम इस तरीका से रिप्रेजेंट करते, ऐसा नहीं कि सवाल को छोड़ देते। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, यहीं से तो आया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सवाल को छोड़ देते, बात को समझिए। 0.16 और 0.64 के बीच मध्यानुपात कितना होगा, बिल्कुल मध्यानुपात बराबर दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकाल दो। 0.16 इंटू 0.64, बोले जी हाँ। अगर ये सिर्फ 16 रहता तो 4 बाहर आता, अगर ये सिर्फ 64 रहता तो सर 8 बाहर आता, मतलब 32 बाहर आता, बोले जी हाँ। 32 वाला हमारा आंसर होगा, एक ही ऑप्शन है, पॉइंट के बाद 2 अंक रहेगा। ये सब चीज तो देखना होगा ना, ऐसा नहीं कि हर सवाल में पूरा डिटेल से जाएंगे, नहीं, आपको लॉजिक लगाना होगा, वो अप्रोच ढूंढना होगा। और हम आपको फिर से कहते हैं कि सवालों को सोल्व करने का जो आपका अप्रोच होगा ना, वो कोई आपको बता नहीं सिखा नहीं सकता, वो आपको खुद सीखना होगा, और वो चीज प्रैक्टिस से आएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। समझ रहे बात को। तो बड़े से बड़े सवालों को आप ध्वस्त कर सकते हैं, इतनी शक्ति है आप में। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का सवाल हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीके जीएस का हो, साइंस का हो, कंप्यूटर का हो, आपको पढ़ना होगा, सीखना होगा, ठीक है। और लेक्चर को शेयर भी करना होगा। कहता है कि x और 294 का मध्यानुपाती 42 है, तो x का मान बता दीजिए। अब मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल बराबर क्या होता है, रूट अंडर दोनों संख्याओं का गुणनफल, बोले जी हाँ। यहाँ पे मध्यानुपाती दे दिया है कितना, 42 बराबर रूट अंडर x गुना में 294, यही है ना, बोले जी हाँ। अगर रूट को इधर ले आएंगे तो 42 पे स्क्वायर लग जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 42 इंटू 42, बोले जी हाँ। और ये इसको 294 इसके नीचे में ला सकते हैं, बिल्कुल बराबर क्या x है। अब क्या करना है, काट छाट के आंसर ही तो बताना है। बिल्कुल ये 6 या 7 से कटेगा, 7 चौके 28, 7 दूना 14, 7 से काट दिए, 7 चौके 28 और 7 दूना 14 और 7 छक्के 42। ये 42 से 42 कट गया, x का वैल्यू क्या 6 आ गया, 6 हमारा आंसर हो गया। मतलब 42 जो मीन प्रोपोर्शनल है वो 6 और 294 का है। समझ रहे बात को, एकदम आराम से समझाएंगे सारा का सारा चीज। 2 और 98 के बीच मध्यानुपात ज्ञात करिए। तो सर मीन प्रोपोर्शनल बराबर क्या होता है, रूट अंडर क्या लिखेंगे, 2 गुना 98 लिखेंगे, और 98 दूना कितना होता है भाई साहब, 49 दूना 98, मतलब ये 7 दूना 14 हो जाएगा। 14 क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मुश्किल है नहीं, है सवाल आता है। ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एनटीपीसी का दोनों एग्जाम, ग्रेजुएट लेवल वाला और अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला, CBT 1 हो चाहे CBT 2, हर जगह ये सवाल देखने को मिला है। मीन प्रोपोर्शनल से और थर्ड प्रोपोर्शनल से और फोर्थ प्रोपोर्शनल से और कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल से, हर जगह सवाल देखने को मिला है। तो जानोगे तब ना, नहीं जानोगे तो कहाँ से आएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। कहता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करिए। अब हमसे मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, किसका, जरा ध्यान से देखो। तो भाई साहब एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है,
तो मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे? आपका जवाब होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू x माइनस वाई का होल स्क्वायर। बोले जी हाँ। तो यहां से बाहर क्या आएगा? स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, या आप सीधा सीधा समझ सकते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई बाहर आएगा और यहां से x माइनस वाई बाहर आएगा, और x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब जो हमारा आंसर होगा वो एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको समझना होगा। नहीं समझेंगे तो फिर मुश्किल लगेगा। कहता है कि 2 प्लस रूट 3 और 10 माइनस रूट 75 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करिए। मेन प्रोपोर्शनल व्हाट इज द, अच्छा यहाँ पे छूट गया है अंग्रेजी, ठीक है। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल रेशियो बिटवीन 2 प्लस रूट 3 एंड 10 माइनस रूट 75। जरा ध्यान से समझो। मीन प्रोपोर्शनल बराबर क्या होता है? ये होता है रूट अंडर, एक संख्या ये दिया है, दूसरी संख्या ये दिया है, तो 2 प्लस रूट 3 को एज इट इज लिखेंगे। बोले जी हाँ। और जो दूसरी वाली संख्या है वो है 10 माइनस रूट 75। अब एक बात बताओ कि इसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं 2 प्लस रूट 3 को, लेकिन रूट 75 को हम क्या लिख सकते हैं? 75 को 25 गुना 3, रूट 75 को देखो तो रूट 75 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 75 को हम लिख सकते हैं 25 गुना 3, मतलब ये 5 रूट 3 हो जाएगा। बोले जी हाँ। तो रूट 75 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 रूट 3। तो रूट 75 बराबर 5 रूट 3 और 10 में भी 5 है। तो हम, आप एक बात बताइए कि भाई साहब 2 प्लस रूट 3 अपनी जगह पे है, बिल्कुल है, और यहां से हम 5 कॉमन ले लें, रूट 75 बराबर 5 रूट 3 है और 10 में भी 5 है, 5 गुना 2 10। तो जैसे ही यहां से 5 कॉमन लेंगे तो सर अंदर क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा 2 माइनस रूट 3। यही चीज ना बचेगा, 2 माइनस रूट 3 बचेगा। बोले जी हाँ। अब 2 माइनस रूट 3 बचेगा भाई साहब, तो कुछ गड़बड़ है लग रहा है हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात बताओ कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। बोले जी हाँ। देखो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो सर रूट 5 तो अपने जगह पे रह जाएगा ना? बोले जी हाँ, रूट 5 अपने जगह पे रह जाएगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कहने का मतलब है कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर कहने का मतलब है कि रूट 3 का स्क्वायर 3। तो सर 4 में 3 गया तो ये तो 1 बन गया, ये तो 1 बन गया। तो रूट 5 इंटू 1 रूट 5, और रूट 5 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझे बात को? समझ रहे बात को? समझना होगा फॉर्मूला। देखो 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। रूट 5 को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, रूट 5 तो रहेगा और रूट 5 एक ही ऑप्शन में है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। देखना तो होगा, हमें जल्दी से जल्दी आंसर लगाना है। जरा इस सवाल को देखो, कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 20 है। अगर 2 पॉजिटिव नंबर ले लें, मान लो कि एक संख्या a है और दूसरा संख्या b है, इनका डिफरेंस a माइनस b बराबर 20 है, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती, मतलब a और b का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? मीन प्रोपोर्शन रूट ए बी होगा, और रूट ए बी का वैल्यू 24 दिया है, मतलब हम लिख सकते हैं 24 बराबर रूट ए बी। और जब रूट को इधर लेके जाएंगे तो 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, बराबर ए बी होगा। बोले जी हाँ।
अब हमसे पूछा क्या है, इन दोनों संख्याओं का योगफल। a प्लस बी हमसे पूछा है कि a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, ये आप बता दीजिए। अपने पास दो इक्वेशन है, एक a माइनस बी है और दूसरा ए बी है 576। अब देखो यहां से दो रास्ता आपके सामने खुलेगा। एक तो बेसिक वाला कि हम इसको फॉर्मूला से लेके चले जाएं, फॉर्मूला से लेके चले जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो भाई साहब हमें उस फॉर्मूले से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो उस फॉर्मूले से a प्लस बी का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और वही हमसे पूछा है, तो उतना लंबा करने का समय है नहीं ना है, जुगाड़ लगाना होगा, लॉजिक लगाना होगा। मतलब 576 को हम ऐसा दो नंबर में तोड़े जिनका अंतर 20 हो, जिनका अंतर क्या हो 20 हो और उनका गुणनफल क्या हो भाई साहब, उनका गुणनफल 576 हो। यही चीज कह रहा है। बोले जी हाँ। तो सर 576 को एक तो भाई साहब डायरेक्टली क्या है, ये 24 का स्क्वायर है तो 24 गुना 24। अब देखो 24 गुना 24, 24 और 24 में तो 0 का अंतर है, लेकिन हमें अंतर चाहिए 20। आपको यहीं से एक टर्म को घटाते जाना है, एक टर्म को बढ़ाते जाना है, ठीक है, कि अंतर 20 होना चाहिए, 20 होना चाहिए। देखो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा, दिमाग लगाना होगा कि 42, अगर हम इसको 2 यहाँ दे दें तो 24 दूना 48 गुना में 12 होगा, 48 और 12 में 20 का अंतर नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको भाई साहब 16 और 36 तो भाई साहब हम इसको 36 गुना 16 भी तो कर सकते हैं। बोले जी हाँ। इससे 8 निकाल लेंगे, इससे 8 निकाल लेंगे, इससे 8 निकाल लेंगे। बोले जी हाँ। 8, 24 को हम क्या लिखेंगे, 8 गुना 3, और इस 24 को हम क्या लिखेंगे मालूम है, 12 गुना 2। तो 8 दूना 16 और 12 तिया 36, इसको हम 36 गुना 16 भी तो लिख सकते हैं। बोले जी हाँ। तोड़ने का तरीका समझो, बहुत अच्छा चीज है अगर आप लॉजिकली समझ सकते हो तो, और एक बार समझ गए तो सेकंड में आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो सर 36 गुना 16 576 आएगा, और 36 में 16 जाएगा तो 20 आएगा, सेटिस्फाई कर गया। इन दोनों का जोड़ पूछा है, 36 और 16 कितना, 6 6 12 52 हो जाएगा, और 52 हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको करना पड़ेगा अगर आप फॉर्मूला से नहीं जाना चाहते हैं तब। अगर फॉर्मूला से जाना चाहते हैं तो आपके पास समय है तो जाइए, सवाल छूटेगा एग्जाम में, और कुछ नहीं होगा, सिर्फ सवाल छूटेगा, और सवाल छूटेगा तो सिलेक्शन छूटेगा। इस बात को ध्यान में रख लीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। दो धनात्मक संख्याओं का मध्यानुपाती, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का मध्यानुपाती 30 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 45 है तो उनमें से छोटी संख्या कौन है। अब एक बात बताओ, दो संख्या है, मान लो a है और b है, ठीक है। इनका मीन प्रोपोर्शनल 30 दे दिया है, तो सर 30 बराबर क्या होगा, रूट AB। बोले जी हाँ। तो हम रूट को इधर ले आएंगे तो 30 का स्क्वायर 900 बराबर AB हो जाएगा। बोले जी हाँ। एक तो ये चीज दिया हुआ है, और कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब a माइनस बी का जो वैल्यू दिया है वो 45 दिया है। यही दो चीज अपने पास है। अब हमें कह रहा है कि छोटी संख्या निकालना है, छोटी संख्या निकालना है। अब देखो इस सवाल को कैसे करोगे, इस सवाल में क्या पूछा था, दोनों संख्याओं का योगफल। तो हम ऑप्शन का यूज नहीं कर सके क्योंकि आंसर हमारा a प्लस बी दोनों संख्याओं का जोड़ है, 36 प्लस 16 52 है, तो हम ऑप्शन का यूज नहीं कर सकेंगे। लेकिन इस सवाल में छोटी संख्या पूछा है। तो भाई साहब एक बात बताओ,
छोटी संख्या या तो 12 होगा या तो 15 होगा, 18 होगा या तो 21 होगा। बोले जी हाँ। पॉइंट में तो होगा नहीं। 21 से 900 को भागा देंगे, जाएगा, कटेगा? हाँ कि ना? ऑप्शन में जवाब दीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए। अब देखो भाई साहब, या इन दोनों का गुणनफल 900 है, इन दोनों का अंतर 45 है। तो अगर हम एक बात बताओ कि अगर हम छोटी संख्या को 12 ले लें तो 45 में 12 गया तो कितना बचा? 33। यही ना? सॉरी, अंतर है ना, ये अंतर है ना। तो ये मेरा हो जाएगा 57। ठीक है। अगर b को हम 12 ले तो a मेरा कितना होगा? 45 प्लस 12। 45 प्लस 12 कितना होगा? 57 होगा। क्या 57 गुना 12 900 होगा? अरे 900 होगा। 0 0 है तो हमें 5 और 2 का पेयर देखना पड़ेगा ना भाई साहब। बिल्कुल। तो सर ये 12 तो नहीं हुआ। अगर हम 15 ले लें, अगर हम छोटी संख्या को 15 ले लें तो सर 45 और 15 बड़ी संख्या 60 होगा। बोले जी हाँ, बड़ी संख्या 60 होगा। 60 में 15 जाएगा तो 45। अब देखना है कि 60 गुना 15 900 आता है। अरे आता तो है। 60 गुना 15, 15 छके 90, 900 आता है। तो छोटी संख्या 45 होगा। बोले जी हाँ। तो आप ये चीज आपको समझना होगा कि हमें b के जगह पे ऐसी संख्या रखना है जिसको गुना करने से 0 तो आए, क्योंकि यहाँ पे 900 है तो ना तो C होगा ना तो D होगा। हमारा एक ही ऑप्शन बच रहा था। लॉजिक लगाना होगा आपको ना, नहीं लगाइएगा तो कैसे होगा। अब आइए थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन में भी 2 नंबर दिया जाता है, 2 नंबर दिया जाता है। ठीक है। थर्ड प्रपोर्शन में 2 नंबर दिया जाता है। जैसे कि आपको 2 संख्या दिया गया है A और B, और आपसे तीसरी संख्या पूछ दिया जाता है। तो इनको लिखने का तरीका क्या है? इनको लिखने का तरीका क्या है? जो 2 संख्या दिया गया है A B समानुपात B अनुपात तीसरी, यही तीसरी संख्या आपसे पूछा गया है। थर्ड प्रपोर्शन, ये तीसरी संख्या x का वैल्यू क्या होगा? तो जब 2 नंबर आपको दिया जाए और हमसे थर्ड प्रपोर्शन पूछे तो उनको रिप्रेजेंट ऐसे करिएगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे? a बटा b। समानुपात का मतलब बराबर होता है b बटा x। बोले जी हाँ। यहाँ से b गुना b, b स्क्वायर, तो सर x बराबर क्या होगा? b स्क्वायर बटा में a, b स्क्वायर बटा में a। अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो आप इस तरीका से दोनों नंबर को रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ एक संख्या है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 4 और 6 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करिए। अब हम ये फॉर्मूला हमें याद नहीं है, हम ये फॉर्मूला भूल चुके हैं, तो क्या एग्जाम में छोड़ देंगे सवाल को? बिल्कुल नहीं। हम इसको लिखेंगे 4 अनुपात 6 समानुपात 6 अनुपात x। उसी x का वैल्यू हमसे पूछा, हमसे तीसरा नंबर पूछा है। थर्ड प्रपोर्शन तीसरा वाला नंबर हमसे पूछा है। ठीक है। तो सर इसको हम क्या लिखेंगे? 4 बटा 6 बराबर 6 बटा x। तो x बराबर क्या होगा? 6 गुना 6, 6 गुना 6 और भागा में 4। बोले जी हाँ। देखो तो b गुना b ही तो b स्क्वायर है। 6 गुना 6 क्या होगा? 6 स्क्वायर होगा। तो सर काट दीजिए, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में और फिर 2 से 3 बार में। x बराबर कितना होगा? x बराबर कितना होगा? 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फॉर्मूला भूल गए तो सर इसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कि थर्ड प्रपोर्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चीज को समझ लीजिए, नहीं तो एग्जाम में सवाल 100% आप लोग छोड़ दीजिएगा। ठीक है।
छोड़ दीजिएगा, 100% आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, छोड़ दीजिएगा। तो मीन प्रपोर्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और थर्ड प्रपोर्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मीन प्रपोर्शन अगर मध्य, ये क्या है, ये थर्ड प्रपोर्शन है। लास्ट में एक बार सबको समराइज कर देंगे, ठीक है, एक बार सबको समराइज कर देंगे लास्ट में। आगे बढ़ जाइए, देखो सवालों पे कहता है कि 8 और 48.2 का तृतीयानुपाती क्या होता है? तो सर एक संख्या ये ए है और ये बी है, बोले जी हाँ ए है और बी है, तो हमसे थर्ड प्रपोर्शन पूछा है। थर्ड प्रपोर्शन बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए। तो बी के जगह पे दूसरी संख्या, मतलब 8.2 गुना 48.2 और इसको डिवाइड कर देंगे कितना से, 8 से, बोले जी हाँ। 8 से तो कटेगा नहीं, 8 से तो कटेगा नहीं ये नंबर, 8 से 48 नहीं जा रहा है, लेकिन ये 2 से जाएगा, 2 से 4 बार में, 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 4 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, बोले जी हाँ। अब तो 2 से भी नहीं जाएगा, तो 24.1 गुना 24.1 भागा 2, 2 से भागा देना पड़ेगा। या तो आप इसको किसी एक को 2 से भागा दे दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, यही होगा ना भाई, 12.5 होगा। अब 12.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब हमें आंसर लाने के लिए 24.1 गुना 12.5 करना होगा, मतलब 125 से इसको गुना कर दो। ऐसा 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यहाँ तो 3 अंक के बाद दशमलव है, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हुआ ना। 2 से काट दिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, देख लेते हैं। तो 125 से एक बार में 125 गुना 4 500 होता है, 500 और 12 512, तो 12 का 5, गड़बड़ है आंसर, आंसर गड़बड़ है। 2 से काटे 4 बार में, क्योंकि 8 से ये जाएगा नहीं, 2 से काटे 4 बार में ये 8 से जाएगा नहीं, तो 8 से नहीं जाएगा, आंसर में कहीं लोचा है, वहां पे 0.8 तो नहीं है, आंसर में कहीं पे लोचा लग रहा है आपको, ठीक है। तो ये तरीका तो मेरा यही है ना, तरीका तो मेरा यही है, हमको लग रहा है कि आंसर में कहीं कुछ लोचा है, तो सर तरीका हो जाएगा 48.2 इंटू 48.2 और डिवाइड बाय 8, यहीं से आपका आंसर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो हमारा यहीं से आएगा ना, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन में कुछ गड़बड़ियां होगी, 405, 805, 605, 205, देख लीजिएगा आप लोग, या अगर हम ही देख दें तो फिर तो वही बात है, ये 4 से जाएगा नहीं, 2 से जाएगा, 4 बार में 2 से कटा, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, फिर ये 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, अब 2 से भागा देंगे, तो सर 2 से भागा देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, दशमलव 1 है, नहीं जाएगा। अच्छा, अरे भाई साहब हमसे गलती हो रहा था, यहाँ पे 0 लगाएंगे तब ना 5 बार में जाएगा, हमसे गलती हो रहा था। तो आंसर लाने के लिए हमें 24.1 से गुना कर देंगे 12.5 को, जो भी आंसर होगा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट का 2 डिजिट सबका बराबर है, ठीक है, आंसर कर लीजिएगा। कहता है कि यदि a बराबर b नहीं है, दिया गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी का तृतीयानुपाती ज्ञात करिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी का तृतीयानुपाती ज्ञात करिए। तो थर्ड प्रपोर्शन बराबर क्या होता है,
जो दूसरा वाला नंबर होता है उसका स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाय पहला नंबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोले जी हाँ। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होगा। बोले जी हाँ। अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, सीधा फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखो, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, क्या बचा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ए प्लस बी बचा ऊपर और नीचे बचा ए माइनस बी। आंसर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो बचेगा नहीं। ठीक है, अगर ऊपर स्क्वायर रखेंगे तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही रहेगा, इसको भी नहीं तोड़ सकते हैं फिर ऑप्शन के हिसाब से। आगे बढ़ जाइए। कहता है कि 3 और 5 में कौन सी सबसे छोटी धनात्मक संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि 8 उनका तृतीयानुपाती हो। अब देखो हमें घटाना है, हमें छोटी संख्या घटाना है, लॉजिक को समझो, छोटी संख्या घटाना है। तो जब घटाना है तो हम पॉजिटिव नंबर घटाएंगे, अगर नेगेटिव नंबर घटाएंगे तो वो जुड़ जाएगा। क्या बोले आपको, अगर किसी संख्या में कोई संख्या घटाना है और छोटी संख्या घटाना है तो हम पॉजिटिव नंबर को घटाएंगे, ना कि नेगेटिव नंबर को। अगर नेगेटिव नंबर को घटाएंगे तो वो जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मान लो कि अगर हम 3 में 2 घटाएंगे तो सर ये ऑलरेडी -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जब छोटी संख्या घटाना है तो हम पॉजिटिव नंबर को लेंगे। इसका मतलब ये दो जो नेगेटिव नंबर है ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब देख लो, अब या तो 2 है या तो 1 है, तो सर 2 तो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगर हम 1 घटाएं तो सर 3 में 1 घटाएंगे 2 होगा, और 5 में 1 घटाएंगे कितना, 4 होगा। तो अब जो 2 संख्या है 2 और 4, क्या इनका मध्यानुपाती 8 है, देख लो। थर्ड प्रपोर्शन तृतीयानुपाती क्या होता है, बी स्क्वायर, मतलब 4 गुना 4 और भागा 2। तो सर इसको काट देंगे, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 बिल्कुल है, मतलब हमें 1 घटाना है, 1 घटाना है, 1 घटाना है, क्योंकि 2 घटाएंगे तो 3 माइनस 2 एक संख्या 1 हो जाएगा और एक संख्या 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेक करने वाला सवाल था। कहता है कि 16 और 18 का तृतीयानुपाती P है तथा P और 54 का तृतीयानुपाती Q है, तो Q का मान बता दीजिए। सबसे पहले P जो है तृतीयानुपाती है किसका, 16 और 18 का, तो P कैसे निकाला होगा, 18 का स्क्वायर, 18 गुना 18 और भागा में क्या 6 किया होगा, तो ये हो गया 6 तिहाई 18। बोले जी हाँ। तो P का वैल्यू क्या आ गया, 18 तिहाई 54। कोई दिक्कत नहीं है ना भाई साहब। ठीक है, अब कह रहा है P और 54 का तृतीयानुपाती Q है। अब देखो दूसरा चीज बोला है कि P और 54 का जो थर्ड प्रपोर्शन है वो Q है, तो 54 गुना 54 और P का वैल्यू क्या है 54, तो यहाँ पे 54 रख दिए, 54 कट गया, Q का वैल्यू क्या आ गया 54, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए, समझते जाइए एक एक चीज को, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। कहता है कि 36 और 48 का थर्ड प्रपोर्शन तथा 49 और 64 के थर्ड प्रपोर्शन का रेशियो हमसे पूछा है, तो इसका थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, इसका थर्ड प्रपोर्शन होगा 48 गुना 48 और भागा में 36। बोले जी हाँ। और इसका थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा 64 गुना 64 और भागा में 49। बोले जी हाँ, यही ना होगा थर्ड प्रपोर्शन। अब इसको काट दीजिए,
तो 16 से काट दीजिए 4 बार में, 16 से काट दीजिए 3 बार में, फिर 16 से काट दीजिए 4 बार में, फिर 16 से काट दीजिए 3 बार में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका 3 तिहाई 9, कट गया 4 बार में। अब देखो ये 49 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 इज टू 4 गुना 4 गुना 4 64। 49:64 हमारा आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। किधर है? ऑप्शन डी। कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा है नहीं, थोड़ा थोड़ा है, समझना होगा बात को। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि 16 और b का तृतीयानुपाती c है, और कह रहा है कि यदि b प्रथम 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है तो c का मान बताइए। तो कितना अच्छा सवाल बोला है। b जो है प्रथम 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। तो अगर हम नेचुरल नंबर का बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ते जाता है। बोले जी हाँ। अब हमें प्रथम 3 प्राकृतिक सम संख्या लेना है, तो 2 लेंगे, 4 लेंगे और 6 लेंगे, यही लेंगे ना। तो जो b का वैल्यू होगा वो 2 + 4 6 और 6 कितना 12 हो जाएगा। जोड़ेंगे ना 2 4 6 और 6 12, तो सर b का वैल्यू क्या होगा? 12 होगा। अब देखो, अब b का वैल्यू आ गया 12, तो 16 और 12 का तृतीयानुपाती c है ना, तो c बराबर क्या हो जाएगा? c बराबर क्या हो जाएगा? b का वैल्यू 12 है, तो 12 गुना 12 और भागा में 16। तो 4 चौके 16 और 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 आ गया सी का वैल्यू। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एग्जाम में आ रहा है सवाल, भाई साहब वीडियो को शेयर कर देना, बहुत मेहनत लग रहा है कंटेंट में। आपको सिर्फ शेयर करना है, पैसा नहीं देना है। ठीक है, और शेयर करने में, लाइक करने में एफर्ट नहीं लगता है। हाँ, अगर आपको कंटेंट में किसी तरीका का समस्या है कि नहीं आप जो पढ़ा रहे एकदम वाहियात है, बेकार है, एग्जाम में नहीं आएगा, फालतू है आपका तरीका, तो आप ये सब बात हमें कमेंट कर सकते हो या कॉल करके मुझे डायरेक्टली बता सकते हो आप। कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताना है, आप बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। आते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल पे। इसमें 3 संख्याएं दी जाती है और चौथी संख्या पूछी जाती है। 3 अलग अलग संख्या दिया जाता है ए बी सी, तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जरा ध्यान से देख लो। अगर 3 संख्या है ए बी सी, तो सर फोर्थ प्रोपोर्शनल को कैसे करेंगे? ए अनुपात बी समानुपात बी, सॉरी यहाँ पे सी, और ये फोर्थ प्रोपोर्शनल x है। इस x का वैल्यू आपसे पूछा है, x का वैल्यू आपसे पूछा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? a बटा में b बराबर c बटा में x। x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर होगा b गुना c भागा में a। मतलब जब चतुर्थ अनुपात निकालना है तो सर दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या, उनको भाग लगा देंगे पहली संख्या से। अब देखो, अगर हम ये चीज मान लो भूल गए एग्जाम में, तो सर 4 6 और 8 का फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे? तो सर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 4 अनुपात 6 समानुपात 8 और अनुपात x। जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका होगा, तो इसको अब लिखेंगे 4 बटा 6 बराबर 8 बटा में x। तो x बराबर हो जाएगा 6 गुना 8, देखो हम लिख दे रहे हैं, और भागा में 4। यही चीज ना है यहाँ पे, दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या भागा पहली संख्या। तो 4 से कट जाएगा 2 बार में, और 6 दूना 12 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या, 6 गुना 8 और भागा 4 लिख देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो तीनों चीज समझना होगा, तीनों चीज समझना होगा। 3, 4 और 9 का फोर्थ प्रोपोर्शनल हमसे पूछा है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे? दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या, दूसरी संख्या 4 गुना तीसरी संख्या 9 और भागा लगा देंगे पहली संख्या से, तो 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12 हमारा क्या हो गया? चौथा अनुपात हो गया। फोर्थ प्रोपोर्शनल सबसे लास्ट वाला संख्या पूछा है, ठीक है। 18a और 18 और 8a का फोर्थ प्रोपोर्शनल 16 है, तो a का धनात्मक मान बता दीजिए। अब देखो कह रहा है कि 18 तीन संख्या दिया है और इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल 16 है, तो कह रहा है कि a का वैल्यू बता दीजिए। तो चतुर्थ अनुपात बराबर क्या होता है? दूसरी संख्या 8 नहीं a है, a गुना तीसरी संख्या 8a है डिवाइड बाय पहली संख्या, यही होता है ना। कटता है काट दो, 8 दूना 16, बोले जी हाँ। 18 का 2 गुना 36 बराबर a स्क्वायर, तो a का वैल्यू सबको पता है 6 हो जाएगा। हमसे धनात्मक संख्या पूछा है, ठीक है। तो सर a का 2 वैल्यू आएगा, +6 -6, तो हमसे पॉजिटिव नंबर पूछा है, तो 6 वाला आंसर देंगे, बनेगा ना। 75 और 45 का तृतीयानुपाती 10, अच्छा 75 और 45 का तृतीयानुपाती 10 5x और 6x के चतुर्थ अनुपात के बराबर है, तो x का मान बता दीजिए। इन 75 और 45 का थर्ड प्रोपोर्शन जो होगा वो इनका फोर्थ प्रोपोर्शन के बराबर है, तो x का वैल्यू बता दो। तो सर इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? आप कहेंगे 45 गुना 45 और भागा लगा देंगे 75 से, यही ना है थर्ड प्रोपोर्शन। और इनका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? ये होगा आपका 5x गुना में 6x डिवाइड बाय 10, और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यही चीज सवाल में बोला है, यही चीज सवाल में बोला है। तो यहां से x का ही तो वैल्यू आएगा, बिल्कुल x का वैल्यू आएगा। तो हम कह रहे हैं कि सर 15 से ही काट दो, 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 5 से काट दो 9 बार में, ठीक है भाई साहब। अब इधर बच गया आपका, क्या बचा? 5 से काट दो 2 बार में, 2 से काट दो 3 बार में, 3 से 3 चला गया, x गुना x स्क्वायर बराबर आपका 9 आ गया, तो x का वैल्यू हमारा 3 आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो जाएगा। दोनों ही सवाल ही यहाँ पे पूछ दिया है, तो अगर आप एक भी फॉर्मूला भूल गए तो आपका सवाल छूट जाएगा, लेकिन हम आपको तरीका बताए हैं, उसको याद रखिएगा, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का तरीका, आहा, कहता है कि 3 धनात्मक संख्याओं का चतुर्थ अनुपाती 120 है। 3 धनात्मक 3 पॉजिटिव नंबर का फोर्थ प्रोपोर्शनल 120 दिया है। अब तीनों संख्या का जानकारी दिया है। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है। मान लो कि 3 पॉजिटिव नंबर है, A, B और C है। इनके बारे में क्या बोला है? इनका जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है, फोर्थ प्रोपोर्शनल कहने का मतलब कि BC/A जो वैल्यू दिया है वो भाई साहब 120 है। ये चीज सवाल में दिया है। अब इन तीनों के बारे में जानकारी दिया है कि पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। अगर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी, अगर दूसरी संख्या मेरा x है तो पहली संख्या 2x होगा, बोले जी हाँ। और तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी है, तो पहली की 5 गुनी 2x का 5 गुना कितना? 10x हो गया।
ये तीनों संख्या है। तो कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग बताइए, तीनों संख्याओं का योग बताइए। तो अगर ये तीनों संख्या है और इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल 120 है, तो सर हम इनका वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तो b के जगह पे x, c के जगह पे 10x और a के जगह पे क्या रखेंगे 2x बराबर में 120। यही चीज दिया हुआ है। x से x हमारा कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 5 बार में और 5 से कट जाएगा 24 बार में। तो आप देखो x का वैल्यू कितना आया, 24 आ गया। अब चाहो तो x का वैल्यू यहाँ रख दो, या हमसे तीनों संख्याओं का जोड़ पूछा है तो सर तीनों को जोड़ दो। 2x, x 3x और 10x 13x और x का वैल्यू क्या है 24। तो 13 गुना 24 कर दीजिए। 24 तिहाई 72 का 2 और 24 से कम 24 और 7 31, 312 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम तीनों संख्या आराम से निकाल सकते हैं। एक हो जाएगा 48, दूसरा हो जाएगा 24 और तीसरा हो जाएगा 240। ठीक है, कितना अच्छा सवाल है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल CBT 1 2026 में पूछा गया है। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई समस्या? कह रहा है कि 24 3 और 16 का चतुर्थ अनुपाती a और 20 के तृतीय अनुपाती के बराबर है, तो a का मान बता दीजिए। तो इन तीनों का फोर्थ प्रोपोर्शन, तो इनका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, 3 गुना 16 भागा पहला नंबर 24। ये क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन है। और इनका थर्ड प्रोपोर्शन TP क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है 20, दूसरा नंबर का स्क्वायर 20 गुना 20 भागा में a। और कह रहा है कि ये दोनों ही वैल्यू क्या है, बराबर है। तो सर a का वैल्यू बता दीजिए। बता देंगे आराम से। देखो तो 3 से निपटा देंगे 8 बार में और 8 से काट देंगे 2 बार में और 2 से काट देंगे 10 बार में। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुना 10 200 हो जाएगा और 200 हमारा उत्तर हो जाएगा। सीधा तो है, इक्वेशन बना के सवाल दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सतत अनुपात, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो भाई साहब ये भी रेशियो है और इनका भी अनुपात दोनों तरफ बराबर होता है। तो सतत अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे कि 3 संख्या या 3 से अधिक संख्या, 3 या 3 से अधिक संख्याओं को इस प्रकार लिखा जाए कि उनका अनुपात बराबर हो जाए। जैसे कि मान लो कि A, B, C, D, E ये भाई साहब संख्या है। अब इनको इस तरीका से लिखा जाए कि इनका अनुपात बराबर हो जाए, इनको कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखना होगा। जैसे कि इसको लिखेंगे A अनुपात B समानुपात, B अनुपात C समानुपात, C अनुपात D समानुपात, D अनुपात E, D अनुपात E। अब देखो जो वैल्यू A बाय B का होगा वही वैल्यू B बाय C का होगा, वही वैल्यू C बाय D का होगा और वही वैल्यू D बाय E का होगा। तो भाई साहब इनको इस तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे देखो A B C D 4 नंबर है, तो हम इनको कैसे लिखें, A is to B बराबर B is to C बराबर C is to D। तो इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात, यही मेरा क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, सतत अनुपात है। अब भाई साहब यहाँ पे बहुत सारा कंसेप्ट लिखा हुआ है, इसको समझिएगा पढ़िएगा। ठीक है जी, आगे बढ़िए। सवाल को जरा ध्यान से देखो। कह रहा है कि 8x और 18 सतत अनुपात में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो x का मान ज्ञात करिए। अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे 8
अनुपात x समानुपात x अनुपात 18। यही ना कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। समानुपात का मतलब क्या, बराबर होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, 8/x बराबर x/18। तो x गुना x स्क्वायर बराबर 8 गुना 18, मीन प्रोपोर्शन जैसा होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √8 गुना 18 144 होता है। x का वैल्यू 12 आ जाएगा, x का वैल्यू 12 आ जाएगा। और जैसे ही 12 यहाँ पे रखेंगे भाई साहब, दोनों तरफ का अनुपात बराबर हो जाएगा। 8/12 बराबर 12/18। ठीक है भाई साहब। तो ये देखो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2/3, 6 दूना 12, 6 तिया 18, बराबर है ना। तो इससे भी सवाल पूछता है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को समझ जाइए। यहाँ पे पूरा का पूरा कंसेप्ट लिखा हुआ है। 3 या अधिक राशियां समान अनुपात में होती है। दूसरी राशि पहली और तीसरी राशियों के बीच का मध्य अनुपात मीन प्रोपोर्शनल कहलाता है। यदि A/B बराबर B/C हो तो A और C का मध्य अनुपात है। बिल्कुल ठीक है। तो मध्य अनुपात निकालने का तरीका भी यहाँ पे लिखा गया है। और देखो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन अगर बड़ा बड़ा हो, अगर 5 संख्याओं का हो तो भाई साहब, और आपको B का वैल्यू निकालना, तो ये सब भी ये अभी तक नहीं आया है। अभी तक ये 1 से आपका सवाल आया है। ठीक है, 1 से ही आता है। और अगर आपको ये सारा का सारा चीज नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल को लिखना आना चाहिए कि ये बराबर है भाई साहब, इनका अनुपात क्या है, बराबर है। चाहे कितना भी लंबा नंबर क्यों ना दिया जाए, सबका अनुपात बराबर है। तो इसको इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जिसका वैल्यू पूछेगा उन दोनों को कंपेयर करके आंसर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। देखो आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 17/6/2026 2x और 18 का वितत समानुपात कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो x का मान बता दो। अब देखो अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2:x बराबर x/18। फिर इसको क्या लिखेंगे 2/x बराबर x/18। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 2 गुना 18 36। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आया कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, बोले जी हाँ। अब भाई साहब हम कंक्लूड कर देते हैं सबको, कंक्लूड कर देते हैं सबको, कंक्लूड कर देते हैं। तो जो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, तीनों को हम एक ही जगह लिख देते हैं। ठीक है, तीनों को हम एक जगह लिख देते हैं ताकि आपको समस्या ना हो। ठीक है, ताकि आपको समस्या ना हो। ठीक है, किधर है, तीनों को हम एक जगह लिख देते हैं और जैसे यहाँ पे लिखे हैं उसी तरीका से मीन प्रोपोर्शन, एक नया पेज लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मीन प्रोपोर्शन, इसको एमपी लिखते हैं। रिप्रेजेंट जैसे किए हैं उसी तरीका से हम कर देते हैं। ए एक्स एक्स बी, ए अनुपात x समानुपात x अनुपात b। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, a/x बराबर x/b। तो सर x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ab और x बराबर हो जाएगा √ab। ये क्या हो गया, मीन प्रोपोर्शन, लिख देते हैं मध्यानुपाती, हिंदी में अनुपाती। ठीक है, मध्यानुपाती लिख देते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब थर्ड प्रोपोर्शन को क्या किया,
लिखे हैं, उसको भी ए बी सी ही लिखे हैं शायद। हाँ देखो थर्ड प्रपोर्शन को कैसे लिखे, थर्ड प्रपोर्शन को कैसे लिखे, ए बी बी एक्स, ठीक है, ए बी बी एक्स। अब लिखते हैं भाई साहब थर्ड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन टीपी, हिंदी लिख देते हैं तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट किए हैं, ए बी समानुपात बी और एक्स, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए बटा बी बराबर बी बटा एक्स। तो ये हो जाएगा x बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बटा में a, ये क्या है, थर्ड प्रपोर्शन है। अब फोर्थ प्रपोर्शन, चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किए थे, इसको भी ए बी सी से ही किए हैं ना, इसको भी ए बी सी से ही किए हैं, हाँ ए बी सी एक्स, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी और एक्स। तो इसको क्या लिखेंगे, ए बटा बी बराबर बी बटा सी बटा एक्स, और x बराबर हो जाएगा आपका बी सी बटा में a, ये क्या है, फोर्थ प्रपोर्शन है, ठीक है। तो तीनों चीज हम यहाँ पे कंक्लूड कर दिए हैं। मध्य अनुपाती को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तृतीय अनुपाती को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, चतुर्थ अनुपाती को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मध्य अनुपाती के केस में जो पूछा जाता है वो बीच में होता है, तृतीय अनुपाती के केस में जो पूछा जाता है वो लास्ट में होता है, लेकिन बीच का दोनों नंबर बराबर होता है। चतुर्थ अनुपाती के केस में जो पूछा जाता है वो लास्ट में होता है, लेकिन तीनों नंबर अलग अलग होता है, ठीक है। और कंटिन्यूड प्रपोर्शन तो समझ ही गए, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो भाई साहब यहाँ पे आके आपका आज का क्लास जो हम बोले, मेन प्रपोर्शन, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती और सतत समानुपाती, या इसको वितत समानुपाती भी कहते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल, ये भाई साहब आपका खत्म हो गया, ठीक है। आगे आपका दो लेक्चर में आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, कल और परसों 2 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा, और ईमानदारी से लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको इस बैच में आना है तो मोस्ट वेलकम है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ा रहे हैं, एकदम अपने आप को झोंक दिए, क्योंकि एक ही बैच है। देखो हम अच्छे से ध्यान क्यों दे पा रहे हैं, एक ही बैच है, सब कुछ डाल दिए हैं, इसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एकदम एक बैच लो और सारा का सारा एग्जाम के लिए आपका बेनिफिशियल होगा। एकदम हम कह रहे हैं कि 100% स्कोर आप करके आओगे मैथ में, अगर ढंग से पढ़ गए तो, ठीक है।